देखें आप, टोटल 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तक आप लिखे हैं। में रात हम देख रहे थे, एक दो क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है जो आपको लिखना चाहिए। एक है वांट ऑफ फैक्टर। ये आपको प्री बोर्ड में भी पूछा है, ये बराबर पूछता रहता है और प्री बोर्ड वाले हर एक क्वेश्चन को करना अनिवार्य है। बहुत केस में तो ऐसा होता है ना कि प्री बोर्ड और मॉडल सेट जो रिलीज करता है ना, उसी को मिक्स करके क्वेश्चन दे देता है। तो एक हल्का चीज़ है, ज़्यादा है नहीं कुछ इसमें। नंबर लिखिए तो 16। मतलब सब्जेक्टिव के एक और क्वेश्चन को आप लिख लीजिए। एक तो असाइनमेंट में लिखा हुआ है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। लिखेंगे डिफाइन द टर्म वांट ऑफ फैक्टर। अब पहले आप इसको याद कीजिए कि वांट ऑफ फैक्टर क्या होता था। सुनिए, सॉल्यूट जनरली तीन तरह के होते हैं। एक ऐसा सॉल्यूट जिसको आप पानी में डालोगे तो जैसे डालोगे वैसे ही रह जाएगा। मतलब उसका ना डिसोसिएशन होगा, ना एसोसिएशन होगा। पानी में डालने से पहले टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स और पानी में डालने के बाद टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिल्कुल समान होता है। इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल सॉल्यूट, जिसका ना डिसोसिएशन हो और ना ही एसोसिएशन हो। ऐसा सॉल्यूट हमेशा रॉल्स के नियम का पालन करता है, कहीं कोई गड़बड़ी इसमें नहीं आती है। ये नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। लेकिन कुछ ऐसे सॉल्यूट भी होते हैं जो डिसोसिएट कर जाते हैं। जैसे आपके हाथ में NaCl एक पार्टिकल है, ये सोडियम क्लोराइड इसको बोलते हैं, दोनों सटा हुआ है तो एक पार्टिकल माना जाएगा। लेकिन आप इसको यदि पानी में डालेंगे तो ये टूट जाता है Na प्लस में और Cl माइनस में, और ये पानी में जाके दो पार्टिकल्स हो जाता है। आप सोचते हैं कि हम एक पार्टिकल डाले, पानी में जाके हो गया दो पार्टिकल। इस तरह का सॉल्यूट एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। यानी इस केस में डिसोसिएशन हो गया इस सॉल्यूट के केस में। और यदि आप एसिटिक एसिड को यानी CH3COH को बेंजीन सॉल्वेंट में डालिएगा तो इसका डाइमेराइजेशन हो जाता है, इसका दो मॉलिक्यूल आपस में सट जाता है और ये बना देता है CH3COH का होल टू। यहाँ पर दो अलग अलग पार्टिकल मिलके क्या हो गया, एक। इसको हम बोलते हैं एसोसिएशन। जुड़ा हुआ चीज़ पानी में जाके अलग हो जाए, डिसोसिएशन। दो अलग अलग चीज़ पानी में या सॉल्वेंट में जाके जुड़ जाए, इसको बोलते हैं एसोसिएशन। और यदि डिसोसिएशन एसोसिएशन कुछ भी नहीं होता है तो ये नॉर्मल सॉल्यूट का केस है। और इस केस में हम, याद करो I1 होता था, याद है, नॉर्मल केस में। और डिसोसिएशन के केस में I1 से ज़्यादा होता था, एसोसिएशन के केस में I1 से कम होता था। इस सब का फॉर्मूला डिराइव किया गया था, हम अभी फाइनल रिजल्ट पर बात भी करेंगे वहाँ। तो इसी से संबंधित है डिसो ये वांट ऑफ फैक्टर। तो ये देखिए, NaCl का यदि हम एक मोल लेंगे तो संख्या में आफ्टर डिसोसिएशन कितना मोल प्रोड्यूस होगा। ये एक मोल Na प्लस देगा और एक मोल Cl माइनस देगा, तो ये भी एक मोल, ये भी एक मोल, दोनों को मिला देंगे तो कितना मोल हो जाएगा, दो मोल। इसका मतलब NaCl का जो I होगा वो कितना होगा, दो। यदि आप ग्लूकोज लीजिए, वो टूटता ही नहीं, घुलता है लेकिन टूटता नहीं है, आयन डिसोसिएट नहीं होते हैं। तो इसका यदि आप एक मोल लीजिएगा तो पानी में भी एक ही मोल होगा वो। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका आंसर, लिखिए तो, टोटल नंबर ऑफ moles of solute produce after dissociation or association
by 1 mole is called 1 mole of solute is called Van 't Hoff's factor. It is denoted by a small I. For normal solute, I is equal to 1. In case of dissociation, आप फॉर्मूला याद कीजिए, I बराबर 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, यही ना हुआ करता था। यहाँ देखिए, I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। एक में आप कोई चीज जोड़ रहे हैं ना, n माइनस 1 अल्फा जोड़ रहे हैं ना एक में। तो पिछला केस में I 1 के बराबर था, इस केस में I 1 से बड़ा होगा। और तीसरा था इन केस ऑफ एसोसिएशन, I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n। याद करो, जहां पर अल्फा को हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बोलते थे, और ये जो n है वह था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर डिसोसिएशन। तो यहाँ पर अल्फा बाय n जोड़ रहे हैं, लेकिन अल्फा को घटा रहे हैं, ये वैल्यू 1 से कम हो जाएगा, तो I इज स्मॉलर देन 1। तो 3 ही तो केस होता है सॉल्यूट के केस में। एक बार जितना सॉल्यूट लिए उतना ही रह गया, एक बार टूट गया और एक बार जुड़ गया। जितना लिए उतना ही रह गया, तो पॉइंट ऑफ फैक्टर I का वैल्यू 1, टूट गया तो I का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा, जिसको इस फॉर्मूला से निकाला जाएगा। और यदि जुड़ गया तो I का वैल्यू 1 से कम होगा, इसको इस फॉर्मूला से निकालेंगे। तो यदि आपको प्री बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा था, यदि क्या कन्फर्म पूछा था, तो आपको यही सब लिखना था वहां पर। कहता है नहीं लिखे थे, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखें। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला हम लोग ये भी लिखे थे, I इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टेकन फॉर द रिएक्शन। ऐसे कुछ लिखा था, लिखा गया था फॉर्मूला। ये थोड़ा डिटेल फॉर्मेट है, वो थोड़ा शॉर्टकट फॉर्मेट है। तो एक ये क्वेश्चन है। अब आप सब लोग असाइनमेंट ले लिए हार्ड कॉपी? यदि हार्ड कॉपी आप नहीं ले पाए होंगे, खास करके लाइव वाले लोग जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, टेलीग्राम पर PDF डाला जा चुका है, वहां से आप देख लीजिएगा, कल ही डाले थे। उसका सबसे पीछे वाला पेज पलटिए तो पेज नंबर 6 या 5 जो भी होगा। क्या हुआ? ये वाला पेज नहीं है आप लोगों में? ये जो रेगुलर शुरू में ये थोड़ा अपडेट हुआ है, तो हो सकता है वाला पेज आप में नहीं हो। जो जिनको पहले से मिला था असाइनमेंट, क्या उनके असाइनमेंट में कहाँ तक क्वेश्चन है, नंबर बताइए तो। 47 तक ही है। तब आप हम्म, अच्छा कोई बात नहीं, इस इतना को या तो कॉपी में आप लिख लेना, PDF है ना, टेलीग्राम पे हो ना सब। नहीं तो उससे भी ज़्यादा बेहतर होगा कि आप जीरोक्स करवा लीजिएगा किसी से। PDF से तब फिलहाल देख लीजिए, अभी हम यहाँ समझाते हैं, यहाँ से देखिए, बाद में उसको जुगाड़ कर लीजिएगा उसका। प्लीज़ शांत रहिए। एक क्वेश्चन लॉन्ग टाइप में पूछता है, डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। आप याद कीजिए, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों को हम लिखा है, किसी को नहीं है, समझाए दोनों है। डिफ्यूजन में क्या होता था, सॉल्यूट पार्टिकल्स और सॉल्वेंट पार्टिकल्स दोनों का मूवमेंट होता था अपोजिट डायरेक्शन में। जिधर सॉल्यूट ज़्यादा है उधर से सॉल्यूट निकल के जाता था डाइल्यूट तरफ, और सॉल्वेंट से वाटर निकल के जाता था कंसनट्रेटेड के तरफ। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में अंतर पूछता है।
तो दो चार अंतर है। लिखा हुआ है देयर आर मेनी डिफरेंसेस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, एक तरफ डिफ्यूजन लिखे एक तरफ ऑस्मोसिस। पार्टिकल्स मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इन केस ऑफ डिफ्यूजन विदाउट एनी मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती। इसमें लिखा हुआ है पार्टिकल मूव्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू एसपीएम। सॉल्यूट पार्टिकल्स का वहाँ मूवमेंट होता था हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, जबकि ऑस्मोसिस में आप याद कीजिए सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट होता था लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ। इट अकर्स इन लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। ये लिक्विड और गैस दोनों में होता है डिफ्यूजन। चाहे दो गैस को मिला दीजिए वहाँ भी डिफ्यूजन होगा, दो लिक्विड को मिला दीजिए वहाँ भी डिफ्यूजन होगा। लेकिन ऑस्मोसिस जो है वो सिर्फ किस स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है, जनरली वाटर सॉल्वेंट में होता है। एसपीएम इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ डिफ्यूजन। यहाँ पर एसपीएम कंपलसरी है और एसपीएम रहेगा तभी हम उसको ऑस्मोसिस कहेंगे, अन्यथा उसको ऑस्मोसिस नहीं कहेंगे। वाटर इज नॉट नेसेसरी फॉर मूवमेंट। इसकी किस केस में? डिफ्यूजन के केस में। जरूरी नहीं है कि डिफ्यूजन में वाटर ही हो, कोई अन्य चीज भी हो सकता है। लेकिन ऑस्मोसिस में वाटर इज द मेन सॉल्वेंट दैट मूव्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। आगे देखिए ये लास्ट वाला, डिफ्यूजन इज नेचुरल फेनोमेनन दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड। दिस प्रोसेस कैन बी स्टॉप, ये देखिए, दिस प्रोसेस कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है, डिफ्यूजन एक नेचुरल प्रोसेस है जिसको आप रोक नहीं सकते हैं। अब जैसे समझिए, एक ग्लास लीजिए और ग्लास में एक चुटकी कलर डाल दीजिए और आप उसको मिलाइए नहीं, आप उसको छोड़ दीजिए। छोड़ देने के बाद आप चाह के भी उसको नहीं रोक सकते हैं, पूरा का पूरा ग्लास कलर्ड होगा, वो होना ही है उसको, क्योंकि डिफ्यूजन एक नेचुरल प्रोसेस है। अंदर में जाके आप कुछ नहीं कर सकते। यदि कलर डाले हैं तो बिना मिलाए भी वो मिलेगा। हाँ, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन मिलेगा जरूर। आप यदि किसी लकड़ी से मिला दीजिए तो तुरंत मिल जाएगा, नहीं तो थोड़ा टाइम लगेगा, घंटा दो घंटा, लेकिन पूरा ग्लास रंगीन हो जाएगा। लेकिन तो डिफ्यूजन को आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन ऑस्मोसिस को आप रोक सकते हैं। ऑस्मोसिस भी एक नेचुरल प्रोसेस है लेकिन इसको रोका जा सकता है। कैसे? बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। आप याद कीजिए, ऑस्मोटिक प्रेशर जब हम डेवलप किए थे, एक तरफ 10 था एक तरफ 8 था, 8 को 10 किए थे तो ऑस्मोसिस रुक गया था। अच्छा, उसी में यदि 8 को 12 कर दिए थे तो ये उल्टा होना शुरू हो गया था, उसी को हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस कहे थे। तो ऐसी स्थिति में इसको रोका जा सकता है। दीज आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। तो एक बार मोटा मोटी इसको भी देख लेना है। ये था लास्ट क्वेश्चन। अब आइए, ऑब्जेक्टिव में जो चीज़ें पूछी जाती है जहां पर आप खूब उलझिएगा, हम थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं, फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करेंगे। पूरे सॉल्यूशन चैप्टर में ना दो तरह का क्वेश्चन काफी कॉमन होता है जो पूछा जाता है, सीबीएसई में भी और बिहार बोर्ड में भी। पहले उस दोनों तरह के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर परफेक्टली क्वेश्चन पर हम लोग काम करेंगे। एक आपसे क्वेश्चन पूछेगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एन एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। तीन तरह का क्वेश्चन यहाँ से आएगा। एक ये पूछा जाता है, एक पूछा जाएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, एक पूछा जाएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, या इसी का उल्टा पूछा जा सकता है। इस तरह का क्वेश्चन एकदम कॉमन होता है, खूब पूछता है, पूछेगा भी आपसे। इस तरह के क्वेश्चन के लिए कुछ ट्रिक है जिसको आपको याद रखना है। जो पढ़े हैं वो तो खैर समझते ही होंगे, जो नहीं पढ़े हैं या जो पढ़े भी हैं वो थोड़ा ट्रिक पर याद रखिए। अब देखो, सॉल्यूशन ढेर सारा बनाया जा सकता है, उसमें कितना को तुम याद रखोगे कि कौन आइडियल है, कौन नॉन आइडियल पॉजिटिव है, कौन नॉन आइडियल विथ निगेटिव है। तो उसको याद करने का क्या तरीका होता है ये समझिए। यदि दो लिक्विड, अभी हम आइडियल नॉन आइडियल और पॉजिटिव और निगेटिव को पहचानने का तरीका बता रहे हैं। यदि दो लिक्विड सेम नेचर का हो तो वह जनरली आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पर सेम नेचर का हो का मतलब क्या है? जैसे यदि दो हाइड्रोकार्बन को आपस में मिलाओगे तो वो आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा। जैसे देखो, हेक्सेन प्लस हेप्टेन। हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन का चेन, हेप्टेन का मतलब 7 कार्बन का हाइड्रोकार्बन। 6 कार्बन का हाइड्रोकार्बन, 7 कार्बन का हाइड्रोकार्बन, स्टेट चेन रहेगा तो हेक्सेन। 6 कार्बन का स्टेट चेन रहेगा हेक्सेन, 7 कार्बन का स्टेट चेन रहेगा तो हेप्टेन। सब में कार्बन हाइड्रोजन है, एक ही नेचर का सब है, सब घुल मिल के एक जैसा हो गया। C6H6 C6H5 CH3, इसको हम बेंजीन कहते हैं, इसको टॉल्यूइन कहते हैं।
ये भी एक हाइड्रोकार्बन है। वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, दोनों का नेचर समान है। इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, एल्काइल हैलाइड है दोनों का दोनों। इथाइल आयोडाइड, इथाइल ब्रोमाइड, दोनों का दोनों एल्काइल हैलाइड है। तो ये सेम नेचर का चीज है। तो सेम नेचर का चीज जब भी रहेगा तो वो आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। दूसरा, यदि कोई भी एल्कोहल हो और वाटर हो, जैसे मिथाइल एल्कोहल प्लस वाटर, इथाइल एल्कोहल प्लस वाटर, तो इस तरह का सॉल्यूशन हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। यानी एल्कोहल प्लस वाटर का सॉल्यूशन कैसा होगा? पॉजिटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन, सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। और किसी कोई भी एसिड हो और वाटर हो, एसिड और वाटर, तो वो हमेशा निगेटिव डेविएशन वाला होता है। तो यहाँ पर आपको तीन चीज याद रखना है। सेम नेचर, आइडियल सॉल्यूशन। एल्कोहल प्लस वाटर सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। एसिड प्लस वाटर, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। और एक चौथा पॉइंट आप लास्ट याद रखिएगा, ये भी आपको थोड़ा मदद करेगा, थोड़ा नहीं तो सबसे ज्यादा हेल्प आपको करेगा पहचानने में। कार्बन के जो हेलाइड्स होते हैं, जैसे इसमें दो गो इंपॉर्टेंट है जो आपको आएगा। एक आएगा CCl4, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। और एक होता है CHCl3, इसको बोला जाता है क्लोरोफॉर्म। CHCl3 एक्चुअल में क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड ये दोनों सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इसका भी हम लोग खूब यूज करते हैं साइंस में प्रैक्टिकली। कॉपी की कलम, कॉपी किताब पर जो भी काम हुआ वो तो हुआ, लैब में इसका खूब काम होता है। एक सॉल्वेंट के रूप में सॉल्यूशन तैयार करने में इसका वर्क किया जाता है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि CCl4 यदि इन्वॉल्व है सॉल्यूशन बनाने में तो वो पॉजिटिव डेविएशन होगा, और यदि CHCl3 है तो वो निगेटिव डेविएशन होगा। तो आपको यहाँ से 4 पॉइंट लिखना है, आप इसको नोट में लिख लीजिए ताकि क्वेश्चन जब आप सॉल्व करें तो वहाँ पर आपको सोचना ना पड़े। इसको आप नोट में लिखिए। तो टू लिक्विड्स ऑफ सेम नेचर, ये कैसा सॉल्यूशन होगा? ये आइडियल सॉल्यूशन होगा। ये पहला बात। दूसरा बात, एल्कोहल प्लस वाटर पॉजिटिव डेविएशन वाला होगा। आप पूरा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, पॉजिटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। खाली हिंट करते जाइए, सबको खाली पकड़ना है। एसिड प्लस वाटर, ये होगा निगेटिव डेविएशन। इफ वन कंपोनेंट इज CCl4, इसका नाम क्या होगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड। देन द सॉल्यूशन विल बी नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डेविएशन। इसका पूरा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सब बढ़िया से तैयार कर लीजिए। आप 10 नंबर का क्वेश्चन तैयार कर चुके हैं और 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। जरूरी नहीं है कि हर एक चैप्टर को पढ़ें, इसका मतलब ये नहीं हम कह रहे हैं कि हम कुछ ही चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे सब चैप्टर। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि नंबर यदि बेहतर लाना है ना तो तुम्हारा काम चल जाएगा। यदि तुम सिर्फ क्रैश कोर्स करके चाहो तो 90+ ला सकते हो। लेकिन उसके लिए तो वही है कि लास्ट का 2-3 महीना खूब मेहनत करना पड़ेगा। जितना बात बोला गया उसको थोड़ा दिमाग में सेट करना पड़ेगा। मुश्किल ये होता है ना कि जो पढ़े हुए नहीं रहते हैं बेसिक, उनको हमारी सारी बात समझ में नहीं आती है। जो पढ़े हुए हैं उनके लिए तो खैर बहुत अच्छा मौका है कि आप बेहतर कर सकते हैं। बाकी आप देखिए, इफ वन कंपोनेंट इज CCl4 देन द सॉल्यूशन, तेरी देन द सॉल्यूशन विल बी नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डेविएशन। एंड इफ one component
इट्स CHCl3, इसी को हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं। देन द सॉल्यूशन विल बी नॉन आइडियल विथ नेगेटिव डेविएशन। तो ये पहला नोट का पहला बात था ये, जिसमें आप ये सीख रहे थे कि आप किसी दिए गए पेयर में कैसे पहचानेंगे कि कौन पॉजिटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन है और कौन निगेटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन है। अब इसका एक दूसरा पॉइंट बनेगा नोट का दूसरा, जिसमें हम ये पहचानेंगे कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा या ज़्यादा होगा, जो भी है। अच्छा ये बताइए, जब आप कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी लिक्विड में मिलाते थे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता था, बढ़ता था या घटता था? बढ़ता था। और फ्रीजिंग पॉइंट घटता था। आपसे क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा, क्वेश्चन के लैंग्वेज पर गौर कीजिएगा। आपसे यदि क्वेश्चन क्वेश्चन पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, यदि बॉइलिंग पॉइंट पूछा तो पूछेगा मैक्सिमम, और यदि इसी में पूछ दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज मिनिमम, तो वो पूछेगा फ्रीजिंग पॉइंट। कारण क्या है कि आप सॉल्यूट डालते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है तो मैक्सिमम पूछेगा, और सॉल्यूट डालते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो फ्रीजिंग पॉइंट घटता है, तो इसमें आपसे मिनिमम पूछेगा। तो यदि आप मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट समझ रहे हैं, मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट समझ रहे हैं, तो इसका उल्टा भी आप समझ सकते हैं। इस कंसेप्ट से निकाल लीजिए तो उल्टा भी निकल जाएगा। जैसे 4 सॉल्यूशन दिया, 4 सॉल्यूशन में आपके पास ये कंसेप्ट है कि आप मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, तो निश्चित है कि उसका उल्टा कंसेप्ट लगाइएगा तो निगेटिव डेविएशन वाला भी सॉल्यूशन मिलेगा। क्या ही बात समझ में? तो ये कई, इसका तरीका क्या है आप वो समझिए। देखो, यूरिया, इसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। ग्लूकोज फॉर्मूला होता है C6H12O6। शुगर फॉर्मूला होता है C12H22O11। आप याद कीजिए, बायोमोलिक्यूल्स में इस सब का स्ट्रक्चर ढंग से बताया गया है। ध्यान देना, ये सब नॉर्मल सॉल्यूट। नॉर्मल सॉल्यूट का मतलब विच कैन नाइदर बी डिसोसिएटेड नॉर एसोसिएटेड, नॉर्मल सॉल्यूट। ये सब टूटता उठता नहीं है, ना टूटेगा ना जुड़ेगा। अब बाद बाकी, अब जैसे मान लीजिए कि NaCl आप ले लिए, तो NaCl टूट जाएगा कैसे? Na प्लस में, Cl माइनस में। अब मान लो NaNO3 है, ये कैसे टूटेगा? Na प्लस में NO3 माइनस में। यदि हम Na2SO4 की बात करें तो ये टूटेगा 2Na प्लस में और SO4 2 माइनस में। बताइए, तो आफ्टर डिसोसिएशन कितना पार्टिकल आपको मिला? 2। जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलता है इसी को हम लोग n कहते हैं। यहाँ पर कितना मिला? 2। यहाँ पर कितना मिला? अरे यह सब लेके आता है, ये सब कहाँ से लाया रे? अभी तक लेमन चूसे पर है, क्या कहीं का बच्चा से छीन लिया। नहीं नहीं, बच्चा से नहीं छीना करो, कि उसके बचपन के साथ खेल मत किया करो यार। कहीं मार दिया था क्या प्लास्टिक बॉल? देखो यहाँ, अब बताइए, ड्यूज बॉल खेलने के उम्र में ये प्लास्टिक खेल रहा है। देखो यहाँ, Na प्लस का कितना संख्या है यहाँ? 2। और SO4 2 माइनस का 1, तो कुल मिला के कितना हो गया? 3। अब इस पर मोटा मोटी कंसेप्ट समझिए, यदि आप इसको याद नहीं भी रख सकते हैं तो भी काम चलेगा। जो बात अब बोल रहे हैं उसको सुनिए आप। जो जितना ज्यादा टूटेगा
उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स उतना ज़्यादा होगा, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितना ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा, और फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, फ्रीजिंग पॉइंट घटता है। सिर्फ इतना याद रख के आप इस पर 4 तरह का क्वेश्चन पूछेगा, विच द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट, मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट, उल्टा पुल्टा आप निकाल सकते हैं। फिर से सुनिए क्या बोले। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम, और फ्रीजिंग पॉइंट मिनिमम। बस यही याद रखना है। पार्टिकल्स जितना ज़्यादा होगा, देखिए ऐसे आप जो पढ़े उस पर आप बेसिकली याद कीजिए। पार्टिकल्स ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मतलब मैक्सिमम होगा। पार्टिकल्स ज़्यादा होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, यानी मिनिमम होगा। यानी अब बताइए कि यहाँ पर हम 3-4 को लिए हैं, एक सॉल्यूशन ये है, सबका कंसंट्रेशन मान लो समान है। एक बार हम इसको लिए, एक बार इसको लिए, सबसे ज़्यादा में बॉइलिंग पॉइंट वाला सॉल्यूशन कौन होगा? सबसे नीचे वाला। और सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट वाला भी यही आंसर होगा। सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट और सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट सेम आंसर होगा। बस आपको ये याद रखना है। तो इतना करने के बाद हमारे ख्याल से आपको कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो इसको लिख लो। तो ये नोट का दूसरा पॉइंट। अच्छा, इसमें एसोसिएशन हो जाता। जैसे मान लीजिए कि एक और केस ले लेते हैं, पहले इसको उतारो तुम। ये डिसोसिएशन वाला केस है। एक केस एसोसिएशन वाला ले लेते हैं। जैसे CH3COOH का 2 मॉलिक्यूल, इसको आप बेंजीन में डालिएगा ना तो ये एसोसिएट कर जाता है, ये हो जाता है CH3COOH का होल 2। बताओ, इसी का n हाफ हो जाता था, यहाँ एसोसिएशन हुआ, पार्टिकल्स कम गया। तो यहाँ से बस हम लोग एक सेंटेंस लिखेंगे, सॉल्यूशन हैविंग हायर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। हाँ, कहो 10 मिनट, 10 मिनट कहो इंतजार करने के लिए। बस 10 मिनट और। नहीं नहीं, वो सब देखो, जीवन में हर चीज़ जरूरी है। अब मम्मी पापा का कॉल थोड़ी नहीं आ सकता है, अब उनको कोई जरूरी होगा, कहो 10 मिनट इंतजार करेंगे। तुम लोग क्या समझा था रे? तुम लोग उल्टा समझ लिया क्या कुछ? तुम्हारी हंसी बता रही है कि तुम्हारे अंदर कुछ और छुपा हुआ है। बहुत समझदार हो गए हो तुम। क्या विभूति? विभूति माथा का तेज नहीं है, शातिर है। पॉजिटिव सेंस में, वैसे शातिर वर्ड का यूज निगेटिव सेंस में ज्यादा होता है। तो ओवरऑल इसका कंसेप्ट क्या है? हायर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बताइए इसके लिए क्या क्या आप लिख सकते हैं? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एंड मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट। पार्टिकल्स ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम और फ्रीजिंग पॉइंट मिनिमम। अब इसी का उल्टा कर दीजिए, यदि आप लोअर नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा तो बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये कोई थ्योरी हम नहीं बता रहे थे, ट्रिक बता रहे थे। थ्योरी तो पूरा खत्म किया जा चुका है डिटेल में, अब उतना खत्म करेंगे तो फिर पूरा चैप्टर ही शुरू हो जाएगा।
इतना करने से लगभग सारा क्वेश्चन आपका इस कंसेप्ट पर बन जाएगा। तो आइए अब ऑब्जेक्टिव की शुरुआत करते हैं। असाइनमेंट का लास्ट पेज जिनके पास भी नहीं है उसका जुगाड़ कर लीजिए, या तो प्रिंट आउट करवा लीजिए बाहर से, जीरोक्स करवा लीजिए, या पीडीएफ से यदि आपका काम चल सकता है तो पीडीएफ ऑलरेडी डाला जा चुका है, आप उससे हेल्प ले लीजिए। जैसे कर सकते हैं, जितना किया जा रहा है उस पर पूरा कमांड कीजिए। चेंज करें इसको अब। तुम जो है ना मन लगा के 3 चैप्टर शुरुआती पढ़ लो, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चैलेंज है इस बात का कि तुम फर्स्ट डिवीजन इजी वे में कर जाओगे। फर्स्ट डिवीजन की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद जब इनऑर्गेनिक वाला पार्ट आएगा, ऑर्गेनिक वाला पार्ट आएगा तो देखा जाएगा। अच्छा देखो, अब सुनो, बताते हैं, समझाते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है ना 35 नंबर का, 3 चैप्टर पढ़ोगे। ये तीनों चैप्टर जो नाम बोले अभी 55 नंबर का क्वेश्चन रहता है। एक चैप्टर से 5 नंबर का रहता है। बनाना रहता है 5 नंबर, पूछता कितने का है? 10 नंबर का। तो 10 10 10 लाया 30, इधर 30 आया। और उधर मान लो ऑब्जेक्टिव में बाकी में अटकरो पचे मारेगा तो 10 नंबर नहीं आएगा रे, तो 40 और 30 नंबर होने आएगा प्रैक्टिकल में। बात 60 का था, आ गया कितना? 70। लो अब तुमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, लिखो। अरे पढ़ा सुनो, केमिस्ट्री का पढ़ाई भले कठिन है, एग्जाम बहुत इजी होता है इसका। आप टेंशन नहीं लीजिए, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। लास्ट मोमेंट पर यदि फाइनल टच तुम दे दिया ना, यकीन मानो कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। और तुमको ये डर लग रहा होगा ना कि तुमको पूछताछ के मारपीट करेंगे, हमको कोई शौक नहीं है तुमको पीटने का, डांटने का। यदि तुम हमको पढ़ाने में कॉपरेट करो तो हमसे अच्छा इंसान तुमको धरती पर नहीं मिलेगा। आदमी हम बहुत सुदामा टाइप के नहीं है, बहुत सुदामा है। बशर्ते कि ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि तुम कितना शरीफ हो। तुम जितना शराफत से रहोगे तुम हमारे अंदर सुदामा ही देखोगे। बाकी कभी कभी कंस भी आता है। चलिए आइए ऑब्जेक्टिव पर। देखिए असाइनमेंट का जो पहला पेज है, इसमें जितना भी डेरिवेशन आप पढ़े थे, लगभग डेरिवेशन हम भी आपको बता चुके हैं। सुनिएगा ध्यान से, जो डेरिवेशन जरूरी था वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। लेकिन कुछ डेरिवेशन ऐसा भी है जो हम नहीं बताए क्योंकि वो एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जब बात ऑब्जेक्टिव की आती है तो घुमा फिरा के सब आ जाता है। तो ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा कठिन काम है क्रैश कोर्स में कि उसको आप कैसे मेंटेन करते हैं। तो जितना क्वेश्चन हम कर देते हैं उतना को मेंटेन कीजिए। एक और चीज, ऑब्जेक्टिव का हमेशा आप सेट ले लेना, सभी लोग जो ऑफलाइन बैठे हुए हैं। इसलिए क्योंकि जैसे मान लो इस चैप्टर में 50 55 कितना है क्वेश्चन, 52, 52 है, 5 6 पेज है। अब इस सारे ऑब्जेक्टिव को भी हम लिखाएं तो बहुत टाइम लगेगा उसमें। उतना टाइम यदि रिवीजन में या उसके कंसेप्ट में जाए तो हमारे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है। तो हर एक चैप्टर का आपको असाइनमेंट मिलेगा। इसमें थोड़ा ज़्यादा पेज था, 5 रुपया आपको लग गया। इसी में 1 2 रुपया में भी आपका काम चल जाएगा। फ्री में नहीं देंगे, फ्री में नहीं देंगे, उसका कारण समझिए। फ्री में हम देते थे शुरू में, ये सब पेज हम फ्री में देते थे। लेकिन तुम सब है चट्टा टाइप आदमी। अब क्या करता है सो सुनो। बेसिक असाइनमेंट दे रहे थे 2017 में, ट्वेल्थ में। उस समय 650 स्टूडेंट लगभग रेगुलर क्लास कर रहा था ट्वेल्थ में। पता है असाइनमेंट 1800 छपा, और सब का सब निकल गया। फिर भी कहता है सर हमने नहीं लिए हैं। तो क्या करता है, फ्री में मिला 1 2 3 अरे चलो न, लूट हो रहा है। लिया, निकल गया, कोई काम नहीं है, ले जाके घर पर रख देगा, बिना मतलब का खर्च हो जाता है। अभी क्या है कि जो कॉस्ट उसको प्रिंट करने में आता है वो कम से कम यदि तुमसे हम ले रहे हैं, अब फ्री में नहीं मिल रहा है, तो कम से कम इतना तो है ना कि 55 रुपया दे के तुम जाओगे तो हमको भी लगेगा कि तुम हमको चीट नहीं किया। डर इस बात से नहीं लगता है कि कुछ रुपया का नुकसान हमको हो जाएगा, डर इस बात से लगता है कि तुम्हारे जैसा आदमी हमको चीट करके चला जाएगा तो हम बहुत ठगा हुआ महसूस करेंगे। पटना तुम लोग कभी गया है? 1 2 दिन वहाँ रुका हो, कहीं कभी पार्क उर्क गया हो, कहीं कभी गए हो वहाँ? नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा अभी उम्र और बढ़ेगा तो सब करोगे तुम, हम लोग करके बैठे हुए हैं। पटना जाओगे ना तो बढ़िया बढ़िया जो पार्क है,
उसमें एंट्री फ्री नहीं है, उसमें एक टिकट लगता है एंट्री के लिए। हम लोग जिसमें थे 5-10 लगता था, हो सकता है 20-25 लगता हो। यदि तुमको हर दिन जाना है तो 20 रुपये का एक टिकट कटा लो, वहाँ एंट्री पास मिल जाएगा, वहाँ उसके बाद अंदर जाओ, बैठना है, पढ़ाई करना है, डिस्कशन करना है, या जो भी करना है, आप आराम से बात करना है। आप इसको गलत सेंस में नहीं लीजिए तो आप बैठ के आराम से वहाँ कर सकते हैं, ये एक सच्चाई है। उसी में क्या करता, बहुत सारा पार्क ऐसा है जिसमें फ्री है एंट्री, जिसमें एंट्री फ्री है उसका हाल जाके देखो तुम। उसमें आनर बानर जो घाता बता लोल नांगर सब पहुंचा हुआ रहता है। पार्क में जाने के बाद तुम्हारा मूड फ्रेश होगा, वहां बैठोगे तो। अब जैसे स्टूडेंट का जो लाइफ होता है काफी स्ट्रेसफुल होता है बाहर में, यदि आप स्टूडेंट हैं तब, लुच्चा हैं तब तो बेजोड़ जिंदगी है वो। हाँ सही बता रहे हैं। तो वहां पर क्या है कि आप गए बैठे आराम से कुछ देर, यदि आप पार्क, हम पर्सनली बताते हैं पार्क में हम बहुत बैठते थे, क्योंकि दिमाग का दही होल रहता था वहाँ। अरे सही बता रहे हैं, खुद से खाना बनाना, खाना, उसके बाद उतना पढ़ना, बहुत कष्टदायी जिंदगी, कुत्ता वाला जीवन है पूरा का पूरा। थोड़ी देर आदमी वाला लगता था जब तक पार्क में रहते थे। तो पार्क में डेली बैठते थे, बेबी फील्ड पार्क था वहाँ एक बगल में जहाँ हम रहते थे, राजेंद्र नगर रोड नंबर 3 में। तो वहाँ बैठते थे, तो वही हम बोल रहे हैं कि एंट्री जब फ्री रहता था तो पागल कर देता था, तब वहाँ तुम बैठ नहीं सकते हो। वही एंट्री जब रहता था तब तुम बैठ सकते हो। ये किस्सा हम तुमको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी यदि फ्री कर देना तो इस पेपर का कोई वैल्यू नहीं होगा। जहां तहाँ उड़ाना शुरू कर दोगे तुम। अगल बगल का दोस्त होगा, "हे, तुम लो ना, हम जाएंगे कल ले लेंगे गुना"। तुमको ये तो समझ में नहीं आएगा कि कितना व्यवस्था करके लोग उसको मेंटेन कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ आपको समझना चाहिए। ये सब आपको जिम्मे ये जो 5 रुपया जो तुम लगाओगे नहीं, तुमको जिम्मेदार बनाएगा। इस 5 रुपया से तुम क्या सीख रहे हो? जिम्मेदार बनना। इस हिसाब से फीस कम में है। हाँ, आ जाइए। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, इस पर हम ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, इस सब का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। जो नहीं पढ़े हैं उसके लिए, और जो पढ़े हैं वो तो समझते हैं इस सब बात को। हम सीधे आते हैं क्वेश्चन पर। ये जो लाइव हैं एकदम चुपचाप, आप भी कुछ बोल लीजिए। नहीं, उसका माइक वाला सिस्टम नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट शो पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। क्वेश्चन कहता है कि 4 ऑप्शन है, इसमें बताइए कौन रॉल्स लॉ से पॉजिटिव डिविएशन शो नहीं करता है। इसका मतलब है 3 गो ऐसा है जो पॉजिटिव डिविएशन शो करता है और एक ऐसा है जो पॉजिटिव डिविएशन शो नहीं करता है। वो या तो आइडियल वाला होगा और नहीं तो नॉन आइडियल विथ निगेटिव वाला होगा। बेंजीन क्लोरोफॉर्म, देखिए क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म कैसा डिविएशन शो करता है? नेगेटिव। इसका मतलब है कि हमको आंसर मिल चुका है। निगेटिव डिविएशन CH-Cl3 वाला ही ना निगेटिव होता है। लेकिन बाकी ऑप्शन पर भी विचार करते हैं। एक है बेंजीन एसीटोन, एक है बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड, एक है बेंजीन इथेनॉल। एल्कोहल है पॉजिटिव डिविएशन, CCl4 है पॉजिटिव डिविएशन। अब देखो ये बेंजीन और एसीटोन है, इसमें जो नोट वाला बात बताए थे उसमें से कोई भी बात इसमें अप्लीकेबल नहीं है। तो ऐसा एग्जाम्पल आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ और देखिए कि नोट वाला ये बात तो अप्लीकेबल है, जो अप्लीकेबल है अप्लाई कर दीजिए, बाद बाकी को बचा तो समझ लीजिए कि वो कैसा डिविएशन वाला होगा, पॉजिटिव डिविएशन वाला होगा। तो एक का सही आंसर क्या है? ए। हाँ, एक और बात, थ्योरी वाला कॉपी निकालिए तो आप। अरे अभी जो लिख रहे थे आप, ये शॉर्ट टाइप ये क्वेश्चन जो लिख रहे थे सब्जेक्टिव, उसको निकालिए, उसको निकालिए और सुनिए इधर, ऑब्जेक्टिव का तरीका सुनिए। पहला काम तुम ये करना, घर से जो बना के लाते हो क्वेश्चन पर कुछ मत लिखना, जो जो कहते हैं उसको फॉलो करना, नहीं तो दिक्कत होगा बाद में। जब हम यहाँ पर बता दें फाइनल आंसर, जैसे एक का क्या बता दिए ए, तो आप असाइनमेंट में ही चेक मार दीजिएगा एक का ए, और अपने कॉपी में भी लिख दीजिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक का ए। अब इसमें कुछ लिखने के लायक बात नहीं है, इसलिए हम यहाँ कुछ नहीं लिख रहे हैं। लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें हम उसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में तो जगह है नहीं, तो सॉल्व कहाँ कीजिएगा? कॉपी में सॉल्व कीजिएगा। तो हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखिए जिसका सॉल्यूशन हो सकता है
हम लिखेंगे, आप भी साथ साथ लिखिएगा। और जिसका नहीं हो सकता है, जो ऐसे बन जाएगा, वर्बली बन जाएगा, उसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे हर एक ऑब्जेक्टिव में हिंट रहता है ना, उस तरह से। क्वेश्चन नंबर 2, लिखते जाइएगा आप। मतलब सब पूरा ऑब्जेक्टिव ऐसे ही चलेगा लास्ट तक। Relative lowering of vapor pressure of solution containing non-volatile solute is equal to mole fraction of solute. Above statement is Raoult's law. Raoult's law of relative lowering of vapor pressure. Then the correct answer will be C. 2 का C लिखिए, थर्ड ऑप्शन। Question number 3. 2 gram NaOH is present in 200 ml of its solution. Its molarity will be। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा नहीं पता, बना लेते हैं। कितना ग्राम NaOH है? 2 ग्राम NaOH। इसको मोल में बदल दीजिए, क्योंकि मोलरिटी निकालने के लिए मोल की जरूरत है। ये हो जाएगा 2/40 यानी 1/20 मोल। वॉल्यूम कितना है? 200 ml। इसको आप लीटर में बदल दीजिए, 200 बाई कितना हो जाएगा? 1000। 1/5 आ जाएगा क्या? कितना लीटर? मोलरिटी का क्या फॉर्मूला होता था, आप याद कीजिए, मोल बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से मोलरिटी बराबर हो जाएगा, मोल है 1/20 और ये 1/5। बताओ ये क्या हो जाएगा? 5/20 हो जाएगा ना। 1/4, ये आ जाएगा 0.25। यही इसका सही आंसर है। अब इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लिख लेंगे वहाँ थियोरिटिकल, ये थ्योरी वाला कॉपी में। यदि आपको लगता है कि ये इजी है और आप किसी भी स्थिति में इसको सॉल्व कर लेंगे, तब लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, हम बाद में फंस जाएंगे या उलझ जाएंगे, या आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, जैसे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, खास करके वो लोग जो रेगुलर पढ़े उनको उतारना नहीं पड़ेगा, लेकिन लिख लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। तो 3 का सही ऑप्शन क्या है? किसमें है रही 0.25? ए में। तो 3 का सही आंसर होगा ए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब देखते हैं उस बनाने लायक है या ऐसे बन जाएगा। और एक बार फिर से कह रहे हैं, हमारे पास समय बहुत है, हमारे पास मतलब हम सब के पास। ज़्यादा उलझना मत कि इतना चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। सब बहुत इजी वे में, सिलेबस कितना इजी वे में खत्म हुआ, क्रैश कोर्स भी उतने इजी वे में खत्म होगा। खाली आप मेहनत कीजिए घर पर। हम अपनी तरफ से जितना हो सकता है मैक्सिमम कर रहे हैं, आप भी प्रयास कीजिए, बेहतर करेंगे आप। और 90 प्लस सबको आना चाहिए, 90 से कम किसी को नहीं, उतना मेहनत करना है। बाप रे माइक नहीं कीजिए, वो आएगा। क्वेश्चन नंबर 4। द रूल दैट स्टेट्स दैट क्या है ये? solubility of gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas. This statement is called Henry law of solubility of gas. इसका सही आंसर होगा सी नंबर 4 का सी, थर्ड ऑप्शन। Which among the following pair shows positive deviation from Raoult's law? बताइए तो पॉजिटिव डिवीजन वाला कौन है? आप देखिए ना, मिथेनॉल। मिथेनॉल एल्कोहल है ना। हाँ, एक और चीज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप धरफरी नहीं करेंगे। धरफरी का मतलब देखो क्या है, तुमको एगो मिथेनॉल देखा, तुम फटाक से चेक मार दिया, ऐसा नहीं करना है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमेशा चारों ऑप्शन देखा कीजिए, छटपटाहट लाइएगा, गलती करिएगा। कभी कभी उल्टा पुल्टा हो जाता है, यहाँ तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे दिक्कत होगा। वाटर नाइट्रिक एसिड, एसिड और वाटर नेगेटिव डेविएशन। वाटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नेगेटिव डेविएशन, एसिड है। एसीटोन क्लोरोफॉर्म नेगेटिव डेविएशन। मिथेनॉल बेंजीन पॉजिटिव डेविएशन। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, इसका सही आंसर क्या होगा? सेकेंड ऑप्शन, 5 का सेकेंड ऑप्शन बी। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ कोलाइड्स विच कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीमर एंड प्रोटीन्स इज यूज्ड? अच्छा ये बताइए कि इस चार में कौन एगो ऑस्मोटिक प्रेशर है? इफ्यूजन प्रेशर, एटमॉस्फेरिक, ये सब है क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो 4 गो होता है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसमें तो आंख बंद करके भी आदमी आंसर चेक मारेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर।
क्वेश्चन नंबर 7 से अब बनाना पड़ेगा और टाइम थोड़ा ओवर हो रहा है, तो आज रहने देते हैं इसको, बनाने में फिर टाइम लगेगा, समझाना पड़ेगा इसको क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। इसको कल करते हैं। कॉपी आप सुनिए इधर, क्लास में जो पढ़े थे सॉल्यूशन चैप्टर वो, यहाँ पर जो लिख रहे हैं कॉपी वो, असाइनमेंट, ये सब डेली लाना है। जो चैप्टर चलता रहेगा उसका मेन कॉपी रेगुलर क्लास वाला वो हर हाल में पास में रखिएगा, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। और याद आप करते रहिए, जिस दिन हम पूछने के लिए भिड़ेंगे उस दिन खलड़ी उतार देंगे शरीर का, बता दे रहे हैं। क्या याद किया? पक्का? चैप्टर खत्म होगा, सतर्क रहना। कम आएगा तो नहीं पूछेंगे, ज्यादा आएगा तो पूछेंगे और पीटेंगे। हाँ?